वह युवती अपने पति और देवर के साथ उस फ्लैट की बालकनी के ठीक सामने वाले फ्लैट में रहती थी, जिसमें मैं सिर्फ 4-6 दिनों के लिए बतौर मेहमान ठहरा हुआ था। शाम होने पर या दिन में कभी-कभी जब बालकनी में आता तो वह दिखाई दे जाती थी। कभी चावल बनाती हुई तो कभी कपड़े डालती हुई, कभी बाल सुखाती हुई या कभी कंघी से उन्हें संवारती हुई, या कभी-कभी यूं ही सलवार कमीज पहने ओढ़नी ओढ़े बालकनी की रोलिंग पर झुकती हुई वह अविवाहित महिला जैसी लगती थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही अंदर की ओर चली जाती थी। उससे मेरा साक्षात्कार कभी 10-5 पलों से अधिक का नहीं हुआ। जाहिर है कि उसकी यह उपेक्षा मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उपेक्षा किसी को भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी प्यार और निकटता चाहते हैं। सुंदर थी, लेकिन उतनी नहीं कि चांद देखकर शर्मा जाए या अंधेरे में उजाला छा जाए। बाल बच्चे शायद नहीं थे। अपने इंजीनियर पति को विदा करके दोनों देवर भाभी घर के कामों में एक दूसरे की मदद किया करते थे और मन बहलाया करते। लड़का अभी कम उम्र का था, मैट्रिक का छात्र रहा होगा। वह एकटक उसकी तरफ देखता हुआ उसकी बातें सुनता रहता, और कभी-कभी जब वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कॉलोनी के फुटपाथ पर घूमने निकलती तो वह एक बार भी अपना हाथ छुड़ाने की चेष्टा न करता। देवर और भाभी का यह प्यार भरा संबंध देखकर यह सोचने को विवश हो जाता था कि काश मेरी भी कोई अपनी भाभी होती, इस तरह सगी या उदार। पर यह सोचकर संतोष कर लेता हूँ कि संसार में सबको कुछ नहीं मिलता है। कोई न कोई कमी किसी के जीवन में रह जाती है, जो बार बार सताती तो है, लेकिन जीने की शक्ति भी शायद वही देती है। चंद्रन दुबला पतला छचहरा मासूम चेहरे वाला सीधा साधा नौजवान इंजीनियर, मगर प्रभा वैसी न थी। भरे बदन से पूरी युवती थी वह। उसकी उपेक्षा अधिक सुंदर भी थी। लड़का, शायद उसका नाम पद्म था, अपने बड़े भाई की तुलना में अधिक सुंदर भी था और आकर्षक भी। मुझे देखकर उसके छुप जाने का सिलसिला जब समाप्त नहीं हुआ और उस औद्योगिक नगरी में बरसात के मौसम में मुझे मन बहलाने का कोई और जरिया नहीं मिला, तो मुझे अपने ब्रीफकेस में पड़े उस परिचय पत्र की याद आई, जो कि एक प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था द्वारा मुझे अपना संवाददाता नियुक्त करते समय प्रदान किया गया था। मैंने सोचा, क्यों न बैठे बैठे अपनी पत्रिका के लिए एक परिचर्चा आयोजित कर ली जाए। विषय भी जल्दी ही सूझ गया, जो काफ़ी सामान्य। काल बेल बजने के थोड़ी देर बाद थोड़ा सा दरवाज़ा खुला। पीछे से पद्म का गोल सा चेहरा झांक रहा था। अब किससे मिलना मांगते हैं? यह विशिष्ट हिंदी के उस बहुरंगे शहर की प्रचलित संपर्क भाषा थी। हम आपके भाभी जी से मिलना मांगते। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसी अंदाज में जवाब दिया और अपना परिचय पत्र उसके हवाले कर दिया। उन बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले लोग, खासकर अपने पतियों के काम पर चले जाने के बाद अकेली औरतें, दरवाज़ा खोलने में बहुत सावधानी बरतती हैं। यह मुझे पता था, इसीलिए मैंने सबसे पहले अपना परिचय पत्र बढ़ा दिया। पद्म ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। हूँ कम से देर कहते एक छोटे से टोलिए से अपना हाथ पोंछते हुए प्रभा भी वहाँ पर आ गई। मुझ पर नज़र पड़ते ही ऐसे ठिठक गई मानो चोरी करते पकड़ी गई हो। तब तक पद्म मेरा परिचय पत्र उसे थमा चुका था। उसने भी एक बार गौर से देखा और फिर परिचय पत्र पढ़ने लगी। तब तक दरवाज़ा पूरा खुल चुका था। पद्म मानो मुझे अंदर आने की मौन सहमति देकर पीछे हट गया। आइए अंदर आ जाइए, प्रभा ने थोड़ा सा हकलाते हुए और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। उसने तो मेरा परिचय पत्र मुझे वापस दे दिया और सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए खुद भी मेरे सामने बैठ गई। पद्म अभी तक खड़ा ही था, मानो इस एपिसोड में अपनी भूमिका तलाश रहा हो।
प्रभा ने उसे भी बैठने के लिए कहा, लेकिन उसके इनकार करने पर उसे अंदर पढ़ने के लिए भेज दिया। जब मैंने उससे कहा कि अपनी पत्रिका के लिए महिलाओं की समस्या से संबंधित एक परिचर्चा में उसे भी शामिल करना चाहता हूँ, तो वह प्रसन्न हो गई। भला प्रसिद्धि किसे अच्छी नहीं लगती। वह मुझे बताने लगी कि वह इस पत्रिका की नियमित पाठिका है, लेकिन उसका पत्र संपादक कभी नहीं छापते हैं। उससे मुझसे शिकायत के लहजे में कहा। तब मुझसे मालूम हुआ कि अहिंदी भाषी होते हुए भी वह बहुत अच्छी हिंदी जानती है। परिचर्चा के विषय के बारे में जब मैंने थोड़ा सा विस्तार से बताया तो वह बोली, आपने यह विषय उठाकर हम जैसी गृहिणियों के दुखती रग को छुआ है, जो पति के काम पर चले जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो जाती है। ना सास, ना ननद, ना बच्चे, बस आप और दीवारें। टीवी भी बेचारा कितना साथ निभाए। उसकी व्यवस्था वास्तविक थी, ऐसा उसके चेहरे से लग रहा था। मगर आपके साथ तो आपके देवर जी हैं, फिर आपकी समस्या क्या है? मैंने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पूछा। मेरी समस्या दूसरी है, उसने आराम से बैठते हुए कहना शुरू किया। इसी बीच उसने पद्म को पुकारा और उससे चाय बनाने का आग्रह किया। निश्चय ही यह आग्रह अपनी मातृभाषा में किया था, लेकिन लगता था कि चाय बनाने का तरीका पद्म को ठीक से नहीं आता था, क्योंकि वह बीच बीच में आता और कभी चाय तो कभी चीनी और दूध की मात्रा पूछ जाया करता था। पद्म का अपने भैया और मेरे सिवा संसार में कोई नहीं है। उसने कुछ धीमे स्वर में कहा, पिताजी बहुत पहले ही गुजर गए, माँ भी नहीं रही। बचपन में माँ के प्यार से वंचित यह बालक मुझसे वात्सल्य मांगता है, लेकिन मैं तो उसकी माँ नहीं हूँ। छाती से लगाती हूँ तो इसकी सांसें गर्म हो जाती है। तरुण है, मेरे ओठ चूम लेता है। उस समय अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। चाहती हूँ कि जरा सी ढील दूंगी तो यह बर्बाद हो जाएगा। फिर अपने भैया से इसके और अपने पति से मेरे संबंधों का क्या होगा? आप ही सोचिए। बरसात की दोपहरी में जब झमक झमक कर पानी बरसता है और घर में सिर्फ मैं और यह होते हैं, बिजली कड़कती है तो मुझे लिपट जाता है। वात्सल्य और रति के यह मिली जुली भावधारणा किस क्षण हमें कहाँ बहा कर ले जाएगी कहना मुश्किल है। मैं एकाग्रचित होकर उसकी धारा प्रवाह, भाव विभक्तियों के शब्द शब्द को और उसके अर्थ को पूरे मनोयोग से सुन रहा और समझ रहा था। उसका बोलना जब समाप्त हुआ तो मैंने मुस्कुराकर कुछ कहना चाहा। प्रभा भी एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराती हुई सीधी होकर बैठ गई। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर कुमार, आप कोई जादूगर मालूम होते हैं। सो कैसे? मैंने खुश होकर पूछा। प्रशंसा से भले कौन प्रसन्न नहीं होता, इसलिए कि जो बातें मैंने अभी अभी आपको बताई वे बताने योग्य तो नहीं, लेकिन आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं किसी चिकित्सक के समक्ष बैठी हूँ जो मेरे मन की उलझनों का समाधान करने मेरे पास आए हैं। वह सहज थी। इसी सहजता से उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे सब कुछ बताकर मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। यह तो आपकी उदारता है कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपने मन की गहन अनुभूतियों से मुझे अवगत कराया। आप अगर अपने मन का भार कुछ हल्का कर रही थी तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे इस वक्तव्य के बाद प्रभा के व्यवहार में और आत्मीयता आ गई। तब तक पद्म भी चाय लेकर आ गया। चाय उसने अपने लिए भी बनाई थी। हमने उसके काम की प्रशंसा की और चाय की चुस्की के बीच इधर उधर की बातें होती रही। जब खाली कप को लेकर पद्म भीतर चला गया तो मैंने मानो निष्कर्ष के तौर पर कहना शुरू किया, मैं तो यही कहूँगा कि आप पद्म को स्नेह दीजिए।
और उसको समझाइए कि प्यार का मतलब क्या होता है। देवर भाभी के प्रेम और पति पत्नी के प्रेम के बीच का जो अंतर है उसे आप उसके सामने स्पष्ट कर दीजिए। तरुण है, युवा होते हुए उसके आकर्षण का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा, तब आपकी समस्या अपने आप में काफ़ी कम हो जाएगी। उसने ध्यान से मेरी बात सुनी और उससे इस तरह चुप सहमति जताई मानो ये बात उससे पहले से पता हो। फिर थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। इंटरव्यू समाप्त हो चुका था। मैंने भी वहाँ से प्रस्थान करने का निर्णय किया और दोनों हाथ जोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। लेकिन चलते चलते मैंने सोफ़ा के कवर के रंग पर गौर किया। उसका रंग भी पीला ही था। प्रभा भी हाथ जोड़े उठकर खड़ी हो गई तो मैंने उससे अवश्य ही पूछिए। प्रभा की आंखों में प्रोत्साहन था, लेकिन यह एक निजी सवाल है। मैंने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा। उसके चेहरे पे साफ जाहिर हुआ कि इस बात से वह थोड़ा संकोच में पड़ गई है। और निजी सवाल न जाने कैसा हो, लेकिन मैंने उससे और अधिक चिंतित नहीं होने दिया और पूछना, लगता है पीला रंग आपको बहुत पसंद है। मेरे इस सवाल को सुनकर उसने राहत भरी मुस्कुराहट के साथ नज़र अपने चारों तरफ के पीतमय वातावरण पर दौड़ाई और कुछ कहने के बजाय स्वीकृति में सिर हिला दिया। लेकिन यह तो बसंत रंग है। मैंने कहा, अच्छा। उसने इस तरह कहा मानो यह बात उसे पहली दफ़ा किसी ने बताई हो। तो बरसात का रंग कैसा होता है? बड़ी मासूमियत से पूछे गए उसके इस सवाल पर मैं मुस्कुरा दिया। हरा यानी ग्रीन। सुनकर प्रभा उन्मुक्त भाव से हंस पड़ी। उससे विदा लेकर जब मैं अपने मेज़बान के फ्लैट में आया तो खाना तैयार था। भोजन के बाद बालकनी में आता हूँ तो देखता हूँ सामने अपनी बालकनी में प्रभा खड़ी है। सब्ज रंग की साड़ी पहने ऋतु रंग में लिपटी हुई अपने पति की तरफ देख रही थी, जो नीचे स्कूटर पार्क करके हेलमेट खोल रहा था। पति के जीने में गायब होते ही उसने मेरी तरफ देखा, मानो रंग परिवर्तन के लिए मेरी प्रशंसा मांग रही हो। मेरा हाथ अयानास से ही अभिवादन की मुद्रा में उठ गया। उसने झुककर उसे स्वीकार किया और फ्लैट के अंदर चली गई। मैं अकेला रह गया, लेकिन इस अकेलेपन में भी एक बहुत बड़ा संतोष था, किसी को सच्ची राह दिखाने का संतोष।